जल्दी से। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था क्या, रेस्पिरेशन। क्या स्टार्ट किया था ये सारे चैप्टर को कंटिन्यू पढ़ना जरूरी है, तभी एनसीईआरटी समझ में आएगी। और यदि ये एक बार आ गई ना जिस बच्चे को, तो वो बच्चा पता है इसको रिवीजन तक नहीं करता। नैना को पहली बार समझ में आ गया था ये चैप्टर, वो आज तक रिवीजन नहीं की ना, आज तक सीरियस से क्लास पढ़ी, लेकिन वो इस चैप्टर के एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करती, क्योंकि सारा चैप्टर कैसा है, लॉजिकल, स्टार्टिंग से पूरा लॉजिकल चैप्टर है। तो जिसको मतलब समझ गए ना, तो एक सीक्वेंस में, पैटर्न में देखो। यदि अपन बात करें फोटोसिंथेसिस का, ना पढ़ने के पहले कितना टफ लग रहा था जी, लेकिन जिसको अच्छे से समझ में आ गया, एकदम दिमाग में देखो बस गया पूरा का पूरा, समझ गए। ऐसे अपना ये आज का पहला रिएक्शन है। मैंने स्टार्ट किया था रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन में देखो अब मैं क्रैश कोर्स पढ़ा रहा हूँ, तो हम तो तुमको ये पढ़ाएंगे नहीं कि एरोबिक, एनारोबिक, विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये सब तुम लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ कि आना चाहिए। क्लियर। अब यदि हम बात करेंगे रेस्पिरेशन, तो सबसे पहले रेस्पिरेशन के डेफिनेशन की बात करेंगे। ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, सेल, और सेल के अंदर जाता है ग्लूकोज। क्या जाता है सेल के अंदर, और हम लोग लेते हैं सांस, ऑक्सीजन लेते हैं, और ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज का होता है क्या, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, ईटीएस। लिंक रिएक्शन में नहीं लिख रहा, ग्लूकोज का होता है इतनी सारी चीजें, और बनता है CO2, H2O और एनर्जी। ये क्यों लिखा समझ में आ गया, क्योंकि समझा चुका हूँ, नहीं तो मैं बोलता कि ग्लूकोज का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होना, ये और ये निकलना क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन। लेकिन और अच्छे तरीके से तुमको याद हो जाएगा, तो पहले हम समझेंगे ग्लाइकोलाइसिस क्या है, देन क्रेब्स साइकिल क्या है, फिर एटीएस क्या है। यहाँ से बेसिक सा ही क्वेश्चन आता है कि ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है और ये दोनों चीज़ें कहाँ होती हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस होता है सेल के साइटोप्लाज्म में, और ये दोनों होती हैं इसके माइटोकॉन्ड्रिया में। अब वो अलग बात है कि माइटोकॉन्ड्रिया की किस जगह पे कौन सी होती है। क्रेब्स साइकिल की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, और यदि आप ईटीएस की बात करो तो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। समझ गए। और जैसे ये कंप्लीट होता है तो आपकी कंप्लीट 36 एटीपी आपकी रिलीज हो जाएंगी, और ये कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा क्या, रेस्पिरेशन। सीधी सी बात है। देखो फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनाना था, फाइनल ग्लूकोज लास्ट रिएक्शन में बना था। रेस्पिरेशन में ग्लूकोज को ब्रेक करके एनर्जी बनाना है, तो ये हो जाएगा, एक एनर्जी बनेगा। यहाँ पे मैंने कल तुम लोगों को एक बहुत अच्छी चीज़ एक्सप्लेन किया था, याद होगा तो। मैंने बोला था इट इज़ अ कैटाबोलिक प्रोसेस। क्या बोला था, सुनो, मैंने बोला था इट इज़ अ कैटाबोलिक प्रोसेस। मैंने बोला था ऑल्सो नोन एज मेटाबॉलिक, हम मेटाबॉलिक भी बोल सकते हैं। कैटाबॉलिक क्यों बोला था, कैटाबॉलिक क्यों बोला था, क्योंकि ये एटीपी को क्या करती है, रिलीज करती है। आप देखो 36 एटीपी रिलीज ही तो हो रहे थे। देखो यदि आपको बेसिक चीज़ें सारी पता है ना, तो दिमाग में एक एक चीज़ें एकदम बहुत अच्छे से क्लियर होती जाएंगी। समझ गए। तो ये मतलब कैटाबॉलिक प्रोसेस, मतलब ये एटीपी क्या करता है, रिलीज करता है। अब ये एटीपी रिलीज हो चुका है, फिर इसको यूज करेगा हमारी बॉडी। इसको क्या यूज करती है, हमारी बॉडी। एक क्वेश्चन है मेरा, जो एनाबॉलिक प्रोसेस होता है, मैंने बोल दिया कि एनाबॉलिक प्रोसेस में हमारी बॉडी ने एटीपी को यूज किया। किसी को पता है कैसे यूज किया? आप सबने देख लिया कि एटीपी रिलीज हुआ, आपको समझ में आ गया कैसे रिलीज हुआ, विद द प्रेजेंस ऑफ दिस 3 प्रोसेस। यहाँ के थ्रू एटीपी रिलीज हुआ, तो ये हो गया कैटाबॉलिक। अब एटीपी हमारी बॉडी में यूज कैसे हुआ, वो हो जाएगा एनाबॉलिक। तो बताइए कैसे यूज होगा एटीपी? कैसे, वो तो हम तो ये भी बता दिए थे ना कि सांस लेने में एटीपी बनता है, लेकिन हमने बताया ना कैसे बनता है, पूरा स्टेप सिखाया ना। ऐसे उसका क्या स्टेप है जो यूज करता है? तुम लोग ये भी तो सोचो कि भूपेंद्र सर से पढ़ रहे हो, ऐसा थोड़ी तुमको हवा में पढ़ाएंगे, कुछ तो लॉजिक सिखाएंगे ना, कैसे कैसे यूज करता है। किसी को पता है? नहीं पता? आओ मैं सिखाऊंगा ना।
आप लोगों ने पढ़ा होगा एनाबॉलिक मतलब कि ये एटीपी को क्या करता है, यूज़ करता है। एक्चुअल में पता सबको है लेकिन दिमाग नहीं लगा पा रहे हो। सुनो, जो हमारे मसल्स कॉन्ट्रिक्शन की प्रोसेस होती है हमारी बॉडी का, आप किसी भी ऑर्गन्स की बात करो, आप हार्ट की बात करो मायोजेनिक मसल्स, एलिमेंट्री कैनाल की बात करो नॉन वॉलेंट्री मसल्स, ठीक है, स्केलेटल मसल्स की बात करो तो वॉलेंट्री मसल्स। इस तरह से हमारी बॉडी में 3 टाइप्स की मसल्स होती हैं। मैं आऊँगा नहीं, यही बोल दो, हाँ ऐसे ही बोल दो। हैं? नहीं है, उनको बोल दो जब क्लास होगी तो ले लेना, जब क्लास में आएंगी ना तो ले लेंगे, या तो नहीं होगा तो क्लास में आएंगे तो दे देंगे। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, हमारी बॉडी में ये 3 टाइप्स की मसल्स होती हैं, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री और कार्डियक मसल्स। अब ये तीनों टाइप्स की जो मसल्स होती हैं, मसल्स को काम करने के लिए उनके जो मसल्स में ये चीज़ें होती हैं, आपने पढ़ा होगा एक्टिन प्रोटीन, मायोसिन प्रोटीन और सार्कोमियर, पढ़े हो सार्कोमियर या सार्कोलेमा, है ना। ये तीनों चीज़ जो काम करते हैं ना, कॉन्ट्रिक्शन वाली जो प्रोसेस होती है वो इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी, मतलब मसल्स कुछ ऐसे रहती हैं, ऐसे सांप टाइप की मसल्स रहती हैं, है ना। इसके ऊपर ऐसा कुछ एक दूसरी मसल्स ऐसे ऐसे रहती है। अब ये देखो ये ऐसी है, दोनों समझना ऐसे हैं, है ना। अच्छा बन गया डायग्राम, दोनों ऐसे हैं। अब ये दोनों अभी रेस्ट में हैं, क्या है, दोनों रेस्ट में। अब क्या करेगा, ये ब्लू वाला रेड वाले को पकड़ के खींचा, हेलो, ब्लू वाला रेड वाले को पकड़ के खींचा, तो ब्लू वाले को पहले तुम क्या दोगे, थोड़ा सा छिड़कोगे एटीपी या कुछ पेट्रोल डीजल कुछ भी, मतलब एनर्जी के लिए उसके ऊपर तुमने दिया, जैसे दिया तो फड़केगा, फड़केगा मतलब वो खींचेगा, तो ये इससे जुड़ के ऐसे खींच लिया तो ये इधर आ गया, मतलब हाथ इधर आ गया, फिर उसकी एटीपी खत्म हो गई, फिर वो इसी चला गया। इसीलिए काम करने में एनर्जी लगती है, रिलीफ होने में नहीं लगती। जैसे ये कोई एनर्जी नहीं लग रही, लगी ना एनर्जी, नीचे जाने में थोड़ी एनर्जी लगी, नहीं लगी, समझ गए ना। तो इसका जो एकदम मस्त वाला लॉजिक है ना, जो एकदम दिमाग तक घुस जाए, वो हम समझेंगे इसी जब मसल कॉन्ट्रिक्शन वाली प्रोसेस करेंगे। अब मैं ये भी तुमको बता दूं कि जो मसल कॉन्ट्रिक्शन वाली प्रोसेस होती है ना, ये भी बच्चों को नहीं आता। कितना भी अच्छा बच्चा पढ़ता होगा, यदि मेरे से नहीं पढ़ा तो उसको ये भी नहीं आता मसल कॉन्ट्रिक्शन वाला, क्योंकि ये क्या होता है, एक्चुअल में मैंने पढ़ा हूँ ना कोटा में, तो हमको पता है कौन सा टीचर क्या फील कराता है। सही बोल रहा हूँ कि नहीं, है ना। तो ये भी नहीं आता, ये भी सिखाऊंगा। आओ, एक्चुअल मतलब क्या होता है, हर कॉन्सेप्ट को जब तक तुम एकदम दिल से नहीं समझोगे ना, देखो दिमाग तो पागल बनाता है, दिल नहीं बनाता, इसलिए बोलते हैं प्यार एक ही बार होता है ना। तो आओ, अपन ने क्या समझा, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और ईटीएस। अब ना अपन ना इनको बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस इनके बीच के स्टेप से आते हैं। यदि आप एक बार याद कर लोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। क्वेश्चन कैसे आता है कि पूरी की पूरी सीक्वेंस लिख देते हैं, कोई 4 केमिकल, उनमें बताता है राइट विच ऑफ द राइट सीक्वेंस, तो कौन सा सीक्वेंस सही है। तो आपको कैसे पता करना है, जब आपको पूरी टेबल याद होगी। तो आइए अब अपन देखते हैं ग्लाइकोलाइसिस। क्लियर, देखिए यदि हम ग्लाइकोलाइसिस की बात करें तो यदि आपके एग्जाम में कभी आता है कि इसके की पॉइंट्स थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ग्लाइकोलाइसिस के सारे की पॉइंट्स, है ना। तो कुछ की पॉइंट्स पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ग्लाइकोलाइसिस के, फिर अपन आगे पढ़ेंगे, है ना। हम इसके कुछ गोल्डन की पॉइंट देखते हैं जो कि आपकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, मतलब ज़िंदगी मतलब समझ गए, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे तो जो ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट इन 10 स्टेप, याद रखिएगा। यदि ग्लाइकोलाइसिस 10 स्टेप में कंप्लीट होगी तो जाहिर सी बात है 11 सब्सटेंस होंगे, ठीक है। फिर इसके बाद ग्लाइकोलाइसिस का 1, 3rd और लास्ट या 9th, आपको कभी कभी एग्जाम में 9th ना मिलके लास्ट मिलेगा, दिस इज इरिवर्सिबल। ये 3 स्टेप इरिवर्सिबल होती है। जो ग्लाइकोलाइसिस होता है ना, कंप्लीट इन साइटोप्लाज्म ऑफ दिस सेल, कहाँ होती है ये सेल के साइटोप्लाज्म में होती है। ग्लाइकोलाइसिस का जो लास्ट प्रोडक्ट निकलता है वो पायरुविक एसिड होता है। ग्लाइकोलाइसिस में जो टोटल एटीपी निकलते हैं तो 2 एटीपी निकलते हैं और 2
NADPH2 निकलते हैं, 2 ATP और 2, यदि आपके एग्जाम में आता है, देखो बीच में और भी ज़्यादा आपको निकलते हुए दिखेंगे, लेकिन विश्वास मानो कि वो उस प्रोसेस में यूज हो जाएंगे। यदि हम टोटल रिलीज की बात करें तो टोटल ये निकलते हैं, और इनमें से मतलब हो गया टोटल 8 ATP। क्यों? क्योंकि एक NADH2 इक्वल टू 2 ATP, तो 2 NADH2 मतलब कितने, 6 ATP हो गए, और 2 ये, तो टोटल कितने हो गए, 8 ATP। समझ गए? ये हो गया। इसके बाद इसको 3 साइंटिस्टों ने मिलके दिया था, इसीलिए हम बोलते हैं EMP पाथवे, इम्बडेन मेयरहॉफ पार्नस। इम्बडेन मेयरहॉफ पार्नस 3 साइंटिस्टों ने मिलकर दिया था, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, EMP पाथवे। ग्लाइकोलाइसिस एक कैटाबोलिक प्रोसेस होता है। क्या होता है? कैटाबोलिक प्रोसेस होता है। इसमें सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है विदाउट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। हेलो, आपको पता है ऑक्सीडेशन 2 तरीके से होता है, एक तो होता है ऑक्सीजन दे के, और एक होता है इलेक्ट्रॉन निकाल के। 2 तरीके से होता है। तो इसमें इसका होता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है? इसका ऑक्सीडेशन होता है। फिर इसी ग्लाइकोलाइसिस में और क्या होता है, तो इस ग्लाइकोलाइसिस में एंजाइम्स यूज आते हैं। क्या आते हैं? एंजाइम्स। ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। इसमें किस तरह के एंजाइम पाए जाएंगे, एंडोन्यूक्लियस या एक्सोन्यूक्लियस? एंजाइम 2 टाइप के होते हैं, आपको पता होगा, पढ़ा है क्या अभी मैंने? नहीं पढ़ा? अरे यार, तो तुमको तो पता होगा एंजाइम के बारे में। देखिए, हमारी बॉडी में नॉर्मली 2 टाइप्स के एंजाइम पाए जाते हैं। एक होता है एंडो एंजाइम, एक होता है एक्सो एंजाइम। क्लियर? सुनिए ना, एंडो एंजाइम मतलब कौन से एंजाइम? एंडो एंजाइम मतलब कौन से एंजाइम? तो एंडो एंजाइम मतलब वो वाले एंजाइम जो वर्क करते हैं इनसाइड ऑफ द सेल। कहाँ? इनसाइड ऑफ द सेल, जो इनसाइड ऑफ द सेल, जो सेल के अंदर काम करते हैं। ऑल रेस्पिरेटरी एंजाइम, क्योंकि रेस्पिरेशन की प्रोसेस कहाँ होगी? सेल के अंदर, चाहे वो सेल का साइटोप्लाज्म हो, चाहे वो सेल का माइटोकॉन्ड्रिया हो। तो इसके अंदर आएगा आपका ऑल रेस्पिरेटरी एंजाइम। फिर एक्सो एंजाइम की बात करें तो वो वाले एंजाइम आएंगे जो कि कहाँ काम करेंगे? आउटसाइड ऑफ द सेल, जो सेल के बाहर काम करेंगे। हाँ सर, दोनों का? ठीक है सर। हाँ, क्या? आउटसाइड ऑफ द सेल, जो सेल के बाहर होगा वो होगा हमारा एक्सोन्यूक्लियस। तो एंडोन्यूक्लियस मैं बता दिया, एक्सोन्यूक्लियस आप लोग लगाइए कॉमन सेंस, कहाँ होता होगा? एंडोन्यूक्लियस तो मैंने बना दिया, इनसाइड ऑफ द सेल। ये बताइए सेल के जो बाहर होता है कौन कौन से एंजाइम होते हैं? जल्दी बोलिए, फिर अपने को ग्लाइकोलाइसिस भी पढ़ना है। जो कहाँ होते हैं? कौन कौन से एंजाइम होते हैं सलाइवा में? ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम, क्योंकि जो डाइजेशन वाला होता है ना, हम खाना स्टमक में जाता है, इंटेस्टाइन में जाता है, मुंह में जाता है, तो वो थोड़ी अभी सेल के अंदर गया है, अभी सेल के बाहर है। तो ये हो जाएगा एग्जाम्पल, इसका हो जाएगा ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम, है ना। सारे के सारे जो डाइजेशन में रोल आते हैं वो सारे के सारे एंजाइम क्या हो जाएंगे? एक्सोन्यूक्लियस। और बताओगे क्या इसका एग्जाम्पल एक्सोन्यूक्लियस का? वो तो सेल के अंदर ही काम करते हैं, या तो एक के अंदर होगा या तो रिप्रोडक्शन वाले में ना। हाँ, तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो वो होती है ना प्रिमोर्डियल जर्मिनल एपिथेलियम, उसके अंदर वो काम करते हैं। वो एंजाइम कहाँ होते हैं? जो हार्मोन्स होते हैं। और मैं बोल दूँ फर्मेंटेशन में जो काम आते हैं, और मैं बोल दूँ वो तुम लोगों ने उसका एक डायलॉग सुने होंगे, वो तो सब आ गए।
एक तुम लोगों ने वो पढ़ा, वो देखा होगा कहीं, महाराणा प्रताप का सीरियल कोई देखे हो क्या? महाराणा प्रताप का सीरियल नहीं देखे हो? उस सीरियल में एक आता है, कार्टून रहता है कि तुम बताओगे कि हम बताएं। अच्छा हम ही बताते हैं, ठीक है आओ। हैं नहीं देखे? देखे हो ना उसको? एक राजा रहता है, वो बोलता है तुम बताओगे कि हम बताएं, तो बोलता है अच्छा हम ही बताते हैं। ये हो गया वो ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम, फर्मेंटेशन। एक और होता है पिक्चर प्लांट, घटपर्णी, जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं, जो कीड़े मकोड़े खाते हैं ना, तो कीड़े को अपने अंदर ले लेते हैं, उसके ऊपर एंजाइम डालते हैं, फिर कीड़ा डाइजेस्ट हो जाता है, उसका काम खत्म कर देते हैं। तो और होता है पिक्चर प्लांट, ठीक है। तो ये सारे के सारे एक्सोन्यूक्लियस होते हैं। अब ये एंजाइम्स तो आप सबको पता है ना कि एंजाइम एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, पता है ना? नहीं, प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन डेरिव होते हैं। नहीं सुने क्या? वन जीन वन एंजाइम थ्योरी बीडल एंड टैटम ने दिया था। देखो मैं तुम लोगों को एक बहुत बढ़िया चीज बताता हूं। नीट में वही बच्चा सेलेक्ट होता है ना जिसको रटने के साथ साथ चीजों का मतलब भी पता हो। समझ गए? आपको आपकी बुक में ऐसा कोई चीज ना हो कि जिसके बारे में आपको ना पता हो। जैसे देखो आप, तुम लोगों को पता होगा ना बड़े बड़े कोचिंग्स के बच्चे क्यों सेलेक्ट होते हैं। रीजन ये होता है कि वो बेचारे 1-1.5 लाख रुपए फीस देते हैं, तो उनके घर से प्रेशर बहुत रहता है। तो वो लोग डाउट भी कैसे पूछते हैं पता है? डाउट भी कैसे पूछते हैं? वो कभी ऐसे कॉन्सेप्ट का डाउट नहीं पूछते। ज़्यादातर बच्चा मेरे पास आता है वर्ड को लेके, कोई टर्मिनोलॉजी लेके आएगा, सर इसका मतलब बताइए। समझ गए? तो मतलब जैसे एंजाइम, यदि नॉर्मल बच्चा यदि सुनेगा ना एंजाइम के बारे में, उसको समझ में आ गया एंजाइम डाइजेशन में मदद करता है, वो इतने में खुश हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोग जब क्वेश्चन बहुत सारे करो ना, अच्छा ईमानदारी से बताओ तुम लोगों में से ऐसे कितने बच्चे हो जो पर डे बायोलॉजी के 200 क्वेश्चन करते हो? किसी का सिलेक्शन नहीं होगा। ये एकदम 101% ट्रूथ है। नैना तुम भी नहीं करती? कुछ भी करके पर डे का 200 क्वेश्चन बायोलॉजी का रखो। एटलीस्ट बायोलॉजी में थोड़ी टाइम लगता है, किसी भी चैप्टर का थ्योरी पढ़ो ना पढ़ो, क्योंकि आप सबको मैं बता दूं आपके जानकारी के लिए कि जो बायोलॉजी की थ्योरी होती है वो कवर होती है क्वेश्चन से। आप थ्योरी कितनी भी बार पढ़ोगे ना, आप 10 बार एक चैप्टर की थ्योरी पढ़ लो, फिर आप क्वेश्चन करने जाओ, देखना आप गलत कर दोगे, पक्का गलत कर दोगे। क्योंकि जब हम थ्योरी पढ़ते हैं ना, तो एक्चुअल में थ्योरी क्या होती है पता है? थ्योरी होती है पूरा का पूरा एक किचन। जब तक आप खाओगे नहीं चीज़ों को, तो आपको कैसे पता चलेगा कौन सा क्या है? किचन में खाना भी के है कि नहीं, कि कहीं वो तो नहीं बना जो आपको पसंद नहीं है। तो थ्योरी तो एक्चुअल में क्या होता है, एक न्यूज़पेपर जैसे होती है। उसमें थोड़ी ना थ्योरी में आपको बना के दिया रहता है कि इससे ये आ सकता है, ये आ सकता है, नहीं। वो आपको कब पता चलेगा? जब आप क्वेश्चन करोगे। तो जब आप क्वेश्चन करोगे ना, उस टाइम पे आपको ये पता चलेगा कि आपने थ्योरी में क्या नहीं पढ़ा। अब फिर रिवीजन कर लो उन्हीं क्वेश्चंस का जो आपसे नहीं बने थे। अब तुम लोग भरोसा मानो, ये काम पूरे इंडिया में 18 लाख बच्चों में सिर्फ और सिर्फ मुश्किल से 80,000 बच्चे कर पाते हैं। लेकिन सोचते पूरे 18 लाख बच्चे हैं, मतलब कि 1% बच्चा भी इसको फॉलो नहीं कर पाता। और जो फॉलो करता है सिलेक्शन उसी को होता है। अब मैं अभी तुम लोगों को लिख के दे सकता हूँ, तुम सबके मन में यही आ गया कि अब हम घर जाके करेंगे, लेकिन देखना नहीं करोगे। पता बहुत कठिन है ये काम। जितना मैंने इजीली बोल दिया ना, मैं खुद बहुत मुश्किल से कर पाता था। एक कॉमन सी प्रॉब्लम क्या होती है, जब आप क्वेश्चन लेके बैठोगे ना, तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि यार क्वेश्चन कैसे बनेंगे, चलो थोड़ा सा शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं। फिर आप रिवीजन करने बैठ जाओगे, और जब आप रिवीजन करने बैठोगे तो पूरा टाइम चला जाएगा। फिर बोलोगे यार क्वेश्चन करने में कौन टाइम खराब करे, चलो दूसरा चैप्टर रिवीजन कर लेते हैं। तो अभी भी आपके पास कम से कम 80 डेज हैं। कितने? 80 इंटू 200 कितना हो गया? 8,000, है ना? 101% इन 8,000 में आपके 60 से 70 क्वेश्चन रिपीट होने वाले। कहीं कभी कोई भी स्टडी मटेरियल हो, सब क्वेश्चन सेम है, सब स्टडी मटेरियल सेम है, सब कॉन्सेप्ट सेम है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि एलेन अच्छा है, आकाश अच्छा है, डीएस अच्छा है, और जो भी हैं कि जितने, सबका स्टडी मटेरियल सेम है। बस कोचिंग वाले क्या करते हैं कि 5वें को तीसरे, तीसरे को 5वें, क्वेश्चन का नंबर और सीक्वेंस चेंज करते हैं।
हर जगह का सेम मटेरियल है, कहीं कभी कर लो। तो पर डे 200 क्वेश्चन का बना लो हैबिट। टाइमिंग कब कर सकते हो? बायो आप खाना खाते खाते कर सकते हो, ठीक है। और अभी प्रेजेंट टाइम में जो मेन चीज़ है जिसको नीट क्वालिफाई करना है, इसको तोड़ दो, फ्रेंडशिप। जिसको नीट क्वालिफाई करना है ये छोड़ दो। आपने ये किया तो आपको ये नहीं मिलेगा, आपने ये छोड़ा आपको ये मिलेगा। जब आपको ये मिल जाएगा तो ये आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। ये ट्रूथ है। जिसको नहीं करना तो 1 साल ना सेलेक्ट होके देख लो समझ गए? 1 साल पेपर दे लो, जब सेलेक्ट नहीं होगा तो फिर अगले साल ये ट्राई कर लेना। कोई कोई होता है 3-3 साल तक ट्राई करता है, ये चीज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये ट्रूथ है 101%। आपका सिलेक्शन होगा, आपको जॉब मिलेगी, आपकी शादी होगी, आपको मज़े आएंगे आपकी ज़िंदगी में आपके दोस्तों का कोई रोल नहीं है, लेकिन कब? अपनी और उसकी, दोनों की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए। कोई भी 2 दोस्त का नाम बताओ एक साथ सक्सेस हुए हों? कोई नहीं हुए। सचिन तेंदुलकर का एक बहुत अच्छा दोस्त था, वो कहाँ कहाँ रह गया, वो कहाँ पहुँच गया। विराट कोहली का अच्छा दोस्त था, कहाँ रह गया, कहाँ पहुँच गया। महेंद्र सिंह धोनी मूवी देखे होंगे, उसका अच्छा दोस्त था, वो कहाँ रह गया, वो कहाँ पहुँच गया। तो एक बहुत अच्छा डायलॉग है कि अपन दूसरों के एक्सपीरियंस का यूज करके खुद सक्सेस बनो। ज़रूरी नहीं है कि आप पहले दोस्त बना के आप गलती करो। याद रखना, स्मार्टली सक्सेस उसी को मिलती है जो हमेशा दूसरों की गलतियों से सीखता है। क्योंकि हमारी लाइफ इतनी बड़ी नहीं है कि हम अपनी गलती करें फिर सीखें। ऐसे में तो टाइम ही हो जाएगा। कितनी गलतियां होती हैं अपने से, अपनी गलती हमसे सीखेंगे तो कैसे काम चलेगा? समझ गए ना? तो देखो, हर चीज़ का एक स्मार्ट वे होता है, तो हमेशा उसको यूज करना चाहिए, ठीक है। ज़्यादातर मैं अब ट्राई करता हूँ उसको यूज करने का। अब मैं बच्चों को गाइड भी करता हूँ कि तुम लोग भी यूज करो। आइए अब अपन देखेंगे ग्लाइकोलाइसिस की पूरी कहानी समझ में आ गई। इधर पे कैसे रेस्पिरेशन हुआ, कैसे ब्रेक डाउन हुआ, कैसे एंजाइम्स काम आते हैं। मतलब यहाँ पे सारे के सारे एंजाइम आएंगे एक्सोन्यूक्लियस। कौन से? एंडो। अभी पब्लिक सो रही है कौन से काम आएंगे? सारे के सारे एंडोन्यूक्लियस। अभी इसको मैं रटवाऊंगा, अभी टेंशन नहीं है। चलिए, सबसे पहले इसको 3 साइंटिस्टों ने मिलकर दिया था, इमडेन, मेयरऑफ और पार्नस। 3 साइंटिस्टों ने मिलकर दिया था। अब ग्लाइकोलाइसिस में देखो कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो जो पहला सब्सटेंस होता है वो होता है ग्लूकोज। क्या होता है? मतलब ये एक टाइप्स का कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? मतलब जो यहाँ से एनर्जी वाली हम प्रोसेस पढ़ रहे हैं, किसके लिए पढ़ रहे हैं अभी? कार्बोहाइड्रेट के लिए। तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होके हेक्सोकाइनेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में बनाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। मतलब कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो ग्लाइकोलाइसिस का फर्स्ट प्रोडक्ट होता है। समझ गए? क्या नाम है उसका? ग्लूकोज। अब सुनो, ग्लूकोज आगे ब्रेक होके कुछ फॉस्फेट उसमें ऐड होके बनाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। क्या बनाता है? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। क्लियर? अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाता है फ्रक्टोज 16 आ गया तो डाई। आपको बुक में यदि कहीं बाई लिखा मिले तो सही है, ऐसा नहीं है, क्योंकि दो को हम दोनों चीजें बोलते हैं। तो हो जाएगा 16 डाई फॉस्फेट। हमको 4 स्टेप याद हो गया। पहले ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 16 डाई फॉस्फेट। 4 स्टेप हमको बहुत अच्छे से याद हो गई, ठीक है। हेक्सोज आइसोमरेज फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। एंजाइम को छोड़ो, अभी एंजाइम की मैट्रिक बता दूंगा, एक बार में याद हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब समझिए, उसके बाद देखो फ्रक्टोज 16 डाइफॉस्फेट बनाएगा 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। क्या बनाएगा? 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। बोलो एक साथ, 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बोलो। उसके बाद 1,3, क्योंकि 3 के बाद एक और आ गया तो डाई लग जाएगा। 3 के बाद एक और आएगा तो डाई लग जाएगा, तो हो जाएगा क्या? 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। सेम है,
क्या चेंज हुआ है, सिर्फ 3 की जगह एक और आ गया तो 1,3 हो गया, तो 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। अब समझना 1,3 डाइफॉस्फो, अब ग्लिसरल्डिहाइड से ग्लिसरिक एसिड बनेगा। दो एल्डिहाइड है, अब 2 एसिड बनेंगे। तो देखो ना 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, याद करोगे तो भूलोगे, कॉमन सेंस लगा के याद रखो, थोड़ा दिमाग लगाओ तो हो जाएगा। क्लियर। फिर देखो 1,3 डाइफॉस्फो, तो हमने 1 यदि हटा दिया तो डाई अपने आप हट जाएगा, तो हो जाएगा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। समझ गए ना। फिर 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के बाद मतलब ये भी COOH, फिर 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये भी COOH। 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब आएगा 2 फॉस्फो इनोल पायरुविक एसिड, क्या, इनोल पायरुविक एसिड, फिर आ जाएगा पायरुविक एसिड। समझ गए। अब सुनना देखना, पहले आएगा हमारा ग्लाइकोलाइसिस में पहला सब्सटेंस था ग्लूकोज, क्या था, ग्लूकोज ब्रेक होके बनाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। यहाँ तक हो गए, मतलब 4 स्टेप हो गया। अब फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट के बाद हमारा बनता है 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, क्या बनेगा, 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, और 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में एक और आता है तो हो जाता है 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। अब 1 हटाएंगे तो आ जाएगा 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, हाँ 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, हाँ ठीक है ना, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फिर 1 हटेगा तो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 फॉस्फो इनोल पायरुविक एसिड और पायरुविक एसिड। हो गया यार, कोई दिक्कत, क्लियर। अब आ जाओ एंजाइम, तो इसको पहले हम इस ट्रिक से याद रखेंगे। एक हमारे दीपू भैया थे, उनको ज़बरदस्ती लोग बदनाम करते थे, मतलब वो ऐसे थे, हमारे एक भैया थे आर्मी में है अभी, यदि घर में कोई भी महिलाएं आ गई हैं, कोई भी महिलाएं, यहाँ तक कि आंटी और भाभी तक भी आ गई हैं, तो वो बंदा घर के अंदर नहीं जाते थे। कब वो कहीं और बैठे रहेंगे, खेत में बैठे रहेंगे कहीं और, वो घर में नहीं जाते थे। यदि कोई लेडीज रुक गई घर पे, तो हम लोगों का एक खेत था, वहाँ पे घर और बना हुआ, तो वहाँ रहते थे, वो इतना शर्माते थे, फिर भी उनको ज़बरदस्ती बदनाम कर दिए। ठीक है, कैसे बदनाम किए देखो, गर्लफ्रेंड यदि 22 हैं पे दीपेंद्र सिंह दीपू भैया 24 है। यदि गर्लफ्रेंड टोटल 22 हैं पे दीपू भैया 24 हैं, कैसे, आओ। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, एक पी, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 डी, अब बचे 4 पी, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 फॉस्फो इनोल पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड, तो 4 पी। ये आपको कब काम आएगा पता है, ये आपको काम आएगा जिस दिन नीट का एग्जाम होगा उसके एक दिन पहले रिवीजन करने में, जब आप पूरी की पूरी कोर्स का शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे तभी तो काम आएगा। अब एंजाइम देखो, हेक्सोज, सुनो यहाँ पे जो अपना 5th नंबर में एंजाइम है वहाँ रहेगा H3PO4, 5th नंबर पे फॉस्फेट, ठीक है। आइए अब यदि हम बात करें तो हेक्सोकाइनेज, आइसोमरेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, एल्डोलेज, बोलो 4 फटाफट। आइसोमरेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज और एल्डोलेज। उसके बाद डिहाइड्रोजिनेज, ट्रांसफॉस्फोराइलेज, म्यूटेज, इनोलेज, पायरुविक एसिड काइनेज। इसका मैं ट्रिक लिखूंगा लेकिन बोलूंगा नहीं, तुम लोग गलत सोच लोगे, नहीं सोचोगे, तो इसका ट्रिक ये है,
ये हो गया सब्सटेंस के लिए, ये हो गया एंजाइम के लिए। HI हाई, ठीक है। PAD TMEP मतलब हाई डैश डैश टाइम पे, समझ गए? तो इसका ऐसे याद रख सकते हो, हाई पाद टाइम पे, है ना। तो ये हो जाएंगे तुम्हारे एंजाइम। बोलो बोलो, एच से बोलो, सबका ध्यान वही चला गया, मेरे को पता है। इसको बोलो जल्दी। अरे यार ये बोलो भाई, अब वहाँ से बाहर आ जाओ। हेक्सोकाइनेस, आइसोमरेज, फॉस्फोफैक्टोकाइनेस, एल्डोलेस, डिहाइड्रो, बोलो ना, डिहाइड्रोजिनेस, म्यूटेस, इनोलेज और फास्फोपायरुविक एसिड, है ना, या पायरुविक एसिड काइनेस। एक बात